हम यहाँ पर बात करते हैं आधार फाउंडेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एसी लोको पायलट की पाठ सामग्री में हम सबसे पहले बात करते हैं आधार फाउंडेशन, जो रेलवे प्रशासन है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी बात करते हैं हम। तो भारतीय रेल एशिया की द्वितीय और विश्व की चौथी बड़ी रेलवे प्रणाली है और भारतीय रेल केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित सबसे बड़ा व्यावसायिक उद्यम है और इसमें करीब 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इसे रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पूर्ण रूप से रेल मंत्रालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन है। रेल मंत्रालय में रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री होते हैं। रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड क्षेत्रीय रेलवे एवं मंडलों में बांटा गया है। रेलवे बोर्ड का उच्च अधिकारी अध्यक्ष रेलवे बोर्ड यानी कि CRB, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड CRB है और वित्तीय मामले के लिए एक वित्तीय आयुक्त FC यानी फाइनेंशियल कमीशन वित्तीय आयुक्त है, वित्तीय आयुक्त पदस्थ है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष की सदस्यता हेतु 5 सदस्य होते हैं। इसकी सहायता के लिए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष की सहायता के लिए 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन से हैं 5 सदस्य? सदस्य चल स्टॉक होता है, सदस्य चल स्टॉक, सदस्य कर्षण होता है, सदस्य परिवहन होता है, सदस्य अभियांत्रिकी और सदस्य स्टाफ। ये इसकी सहायता के लिए होते हैं। रेलवे की सहायता के लिए ये 5 सदस्य यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सदस्य कर्षण है इसको बोलते हैं मेंबर ट्रैक्शन। तो अभी लोकोमोटिव को मेंटेन करना इसका काम है। सदस्य कर्षण का लोकोमोटिव को जो मेंटेन करने के लिए सदस्य कर्षण काम लेता है। सदस्य चल स्टॉक है, ये क्या काम करता है? ये कोच को मेंटेन करता है। कोच को मेंटेन करने के लिए ये काम आता है सदस्य चल स्टॉक। सदस्य अभियांत्रिकी है, सदस्य अभियांत्रिकी हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, गाड़ियों के यहाँ पर। और सदस्य स्टाफ है, ये स्टाफ के लिए है। फिर हम देखें इनके अधीन प्रत्येक विभाग के लिए निदेशालय कार्य करते हैं, जिसमें हमारे कार्यकारी निदेशक हैं। कार्यकारी निदेशक में हमारे आते हैं निदेशक भी हैं यहाँ पर, और निदेशक हैं, उप निदेशक हैं, संयुक्त निदेशक हैं। संयुक्त निदेशक के बाद में सहायक निदेशक भी हैं, आदि अधिकारी होते हैं। तो प्रशासनिक सुविधा एवं कार्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए रेलवे को यहाँ पर 17 क्षेत्रों की जगह हो गए हैं 18 क्षेत्र। 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसके उच्च प्रशासनिक अधिकारी महाप्रबंधक होते हैं और इनके सहयोग के लिए अपर महाप्रबंधक और वरिष्ठ उप महाप्रबंधक होते हैं। इनके अधीन सभी विभागों के मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे विद्युत विभाग में प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियरिंग प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा 8 उत्पादन इकाइयाँ एवं 2 मेट्रो रेल और रेलवे बोर्ड के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं, जिनके उच्च अधिकारी पद पर महाप्रबंधक होते हैं। तो क्षेत्रीय रेलों को, भारतीय रेल को जैसे 17 जोन की जगह वो 18 जोन हो गए हैं, 18 जोन में बांटा गया है। जैसे पूर्वी जो रेल है उसका मुख्यालय कोलकाता है और पश्चिमी रेल का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है, और उत्तर रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिण रेल का चेन्नई में, मध्य रेल का छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई CSMT मुंबई, और हमारा देखें पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य तटीय रेलवे है भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे है जबलपुर, और उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे है जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे है इलाहाबाद, उत्तर पूर्व सीमांत गुवाहाटी, दक्षिण पूर्व रेल गार्डन रीच, दक्षिण पश्चिम रेल हुबली, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, और मेट्रो रेल है कोलकाता। और एक और मेट्रो रेल है जो कि 18वां है। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे को कई मंडल और क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया गया है। मंडल के प्रशासनिक मुखिया मंडल रेल प्रबंधक यानी कि DRM होते हैं। मंडल रेल प्रबंधक, डिवीजन रेल मैनेजर भी बोल सकते हैं। इनके अधीन सभी विभागों के शाखा अधिकारी कार्यरत हैं, जैसे कि विद्युत विभाग के परिचालन शाखा के लिए वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियरिंग परिचालन, जिसको हम बोलते हैं सीनियर TRO है, और मंडल अधिकारियों की मदद के लिए मंडल सहायक अधिकारी होते हैं, जैसे कि
सहायक मंडल विद्युत इंजीनियरिंग ADEE। क्षेत्रीय इकाई जैसे कारखाना का मुखिया है, मुख्य कारखाना प्रबंधक CWM है, और कारखाना का प्रशासन मंडल की कार्य परिधि में नहीं आता है। फिर उत्पादन इकाइयों के बारे में बात करें, जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स है, चितरंजन कोलकाता में है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। और हमारा जैसे व्हील एंड एक्सल प्लांट है, बेंगलोर कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलोर कर्नाटक में। और हमारा जो है यहाँ पर व्हील एंड एक्सल प्लांट है, ये है बेंगलोर कर्नाटक में। अब इसका नाम है यहाँ पर बदल दिया गया है। व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है, पहले ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, अब इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है और इसका नाम बन गया है बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप। तो ये वाराणसी में है। कौन सा? ये व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलोर कर्नाटक में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पहले इसका नाम था, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अभी इसका नाम बदल गया है, डीजल लोकोमोटिव से क्या हो गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप हो गया है और वाराणसी में ही है। फिर डीजल कंपोनेंट वर्क्स है पटियाला पंजाब। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश। और रेल व्हील प्लांट है वेला पटना बिहार में है। अब कुछ विभाग भी हम देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय रेल में कुछ मुख्य विभाग हैं जो अपने अपने विभाग के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे विद्युत इंजीनियरिंग विभाग है, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग है, वाणिज्य विभाग है, भंडार विभाग है, यातायात विभाग है, सिविल इंजीनियरिंग विभाग है, लेखा विभाग है, कार्मिक विभाग है, सुरक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग विभाग है। अब देखते हैं मंडल और कारखाना। मंडल में शीर्ष पद पर आसीन मंडल रेल प्रबंधक यानी कि DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर एवं अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, जिनके अधीन सभी शाखा अधिकारी होते हैं। कारखाना में शीर्ष पर मुख्य कारखाना प्रबंधक होते हैं जो मंडल के अधीन नहीं होते हैं। मंडल और कारखाना दोनों विभिन्न एवं स्वतंत्र रेलवे इकाई हैं जो क्षेत्रीय रेलवे GM के अधीनस्थ एवं नियंत्रण में होते हैं। तो विद्युत विभाग का संचालन रेलवे बोर्ड स्तर व क्षेत्रीय स्तर की बात करें, रेलवे बोर्ड स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, क्षेत्रीय स्तर पर होता है महाप्रबंधक। रेलवे बोर्ड स्तर पर सदस्यकर्षण होता है, क्षेत्रीय स्तर पर अपर महाप्रबंधक होता है। यहाँ पर रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्यकारी निदेशक होता है, यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियरिंग होता है। फिर निदेशक होता है रेलवे बोर्ड में, और क्षेत्रीय स्तर पर होता है मुख्य विद्युत सेवा इंजीनियरिंग। रेलवे बोर्ड स्तर पर संयुक्त निदेशक होता है, क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य विद्युत लोकोमोटिव इंजीनियरिंग होता है। रेलवे बोर्ड स्तर पर सहायक निदेशक होता है, क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य विद्युत कर्षण इंजीनियरिंग और मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर होता है। इन सबके सहयोग के लिए उप मुख्य विद्युत इंजीनियरिंग D जो हमारा होता है उप मुख्य विद्युत इंजीनियर CEE, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियरिंग सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एवं सहायक मंडल विद्युत इंजीनियर ADEE रहते हैं। मंडल स्तर पर बात करें, मंडल रेल प्रबंधक DRM, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ADRM, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियरिंग सामान्यतः सीनियर DEE जनरल, और वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियरिंग कर्षण वितरण सीनियर DEE TRD, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियरिंग कर्षण चल स्टॉक सीनियर EE TRS, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियरिंग कर्षण परिचालन सीनियर DEE TRO, और मंडल सहायक मंडल विद्युत इंजीनियरिंग DEE और ADEE होता है। विभिन्न क्षेत्रों के कार्य हम देखें, जैसे विद्युत से रिलेटेड हैं। विद्युत सामान्य, इसके अंतर्गत आने वाले कुछ कार्य हैं, जैसे कि वाहरीय अनुरक्षण OSM जो होता है, वाहरीय अनुरक्षण OSM। इसके अंतर्गत स्टेशन परिसर, यार्ड, रेल कर्मचारी, आवास और सड़क, सर्विस, इमारत इत्यादि की लाइट, विद्युत मोटर पंप, वातानुकूल और इमारत, वाटर कूलर, यात्री आरक्षण प्रणाली PRS जो होता है आदि के विद्युत अनुरक्षण कार्य होते हैं। फिर है गाड़ी, प्रकाश और वातानुकूल कोचिंग। इसके अंतर्गत गाड़ी अर्थात कोच के अंदर लगे विद्युत उपकरण वातानुकूल कोच का विद्युत अनुरक्षण संबंधी कार्य आते हैं। विद्युत कर्षण TRD के अंदर क्या होता है, विद्युत कर्षण वितरण के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं, जैसे सब स्टेशन शक्ति प्रदाय इंस्टॉलेशन PSI,
ऊपरी उपस्कर OHE है, रिमोट कंट्रोल उपकरण है RCE। फिर विद्युत कर्षण चल स्टॉक TRS के अंदर क्या आता है? विद्युत कर्षण चल स्टॉक विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यों में विद्युत लोकोमोटिव का नियंत्रण, अनुरक्षण, सुधार की व्यवस्था आदि होते हैं। फिर विद्युत कर्षण परिचालन में क्या आता है? TRO में विद्युत कर्षण परिचालन विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यों में विद्युत लोकोमोटिव के अनुरक्षण हेतु ट्रिप शेड एवं गाड़ी परिचालन के लिए लोकोमोटिव और लोको पायलट की व्यवस्था आदि होती है। विभिन्न कल्याण योजनाओं की बात करें, सभी रेलवे मंडल कारखाना स्तर पर एक कार्मिक अधिकारी देखरेख के लिए रहता है जो कर्मचारी के कल्याण का कार्य करता है। इसकी मदद के लिए कल्याण निरीक्षक का दल रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य रेल कर्मियों को उनके अधिकार और सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना और उचित मदद करना है। कल्याण योजनाओं के अंतर्गत जो सुविधाएं हैं जैसे कि रेलवे मनोरंजन गृह, रेलवे स्कूल, हॉलीडे होम, टीवी सैनिटेरियम, कैंटीन सुविधाएं, बच्चों का कैंप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हॉस्टल छात्रावास, क्लब, छात्रवृत्ति आदि कल्याण योजनाएं। फिर विद्युत कर्षण परिचालन TRO विभाग का मंडल स्तर पर संगठन, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियरिंग कर्षण परिचालन, मंडल विद्युत इंजीनियरिंग, सहायक मंडल विद्युत इंजीनियरिंग कर्षण परिचालन। यह अधिकारी विभाग के प्रमुख होते हैं। इनके नियंत्रण में निम्न सुपरवाइजर कार्य करते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग अनुरक्षण ट्रिप शेड, इसके अधीन सभी ट्रिप शेड कर्मचारी आते हैं। मुख्य कर्षण लोको नियंत्रण, इसके अधीन नियंत्रण कक्ष में कार्य करने वाले लोको नियंत्रक, कर्मीदल नियंत्रक आदि कर्मचारी आते हैं। मुख्य लोको निरीक्षक, इसके अधीन लोको पायलट, शंटिंग लोको पायलट, सहायक लोको पायलट आते हैं। और मुख्य कर्मीदल नियंत्रक यह संबंधित लोको के और संबंधित डिपो के प्रमुख होते हैं और इनके अधीन लोको पायलट, शंटिंग लोको पायलट और सहायक लोको पायलट आते हैं। अब बात करते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? मुख्य परिभाषाओं में देखें जैसे विद्युत क्या है? यह एक ऐसी शक्ति है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को कभी पैदा या समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदला जा सकता है। विद्युत को किसी दूसरी ऊर्जा से रूपांतरित करके पैदा किया जा सकता है, जैसे परमाणु, ताप, रासायनिक से। बैटरी की बात करें, बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर बैटरी के द्वारा इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेडियो, टॉर्च, चल वाहनों की बैटरी और घड़ियाँ। फिर है विद्युत जनित्र जनरेटर। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलता है। जब इस मशीन को प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर है चल विद्युत ऊर्जा, इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जिसे वायर केबल की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। रिसीवर, ऐसे विद्युत उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके किसी अन्य ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लैंप है, हीटर है, मोटर है आदि है। विद्युत वाहक बल, इस प्रकार का बल जो कि किसी बंद परिपथ में विद्युत प्रवाह करने का कारण बनता है। EMF की यूनिट होती है वोल्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर वोल्टेज, किसी विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। ऐसा विद्युत दाब जो कि एक प्रतिरोध वाले परिपथ में 1 एम्पीयर का करंट बहाने में सक्षम होता है, वोल्ट कहलाता है, जिसे हम VC प्रदर्शित करते हैं। करंट की बात करें, करंट किसी चालक पदार्थ में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे करंट के नाम से जानते हैं। इसे एम्पियर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और करंट की यूनिट एम्पियर होती है और करंट एम्पियर के द्वारा ही मापा जाता है। प्रतिरोध की बात करें, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से करंट बहने का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। विद्युत परिपथ की बात करें, एक बंद परिपथ जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्रोत, बैटरी या जनरेटर, रिसीवर, स्विच या संयोजन तारें लगी होती हैं। ओपन सर्किट की बात करें, जब बंद परिपथ में किसी भी कारण से कोई एक तार डिस्कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से करंट बहना बंद हो जाता है, ओपन सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट की बात करें, जब किसी DC सर्किट में पॉजिटिव अथवा नेगेटिव तार या AC सर्किट में फेज तथा न्यूट्रल तार एक दूसरे से मिल जाते हैं या बिना किसी प्रतिरोध के, जिसके कारण सर्किट में करंट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। फिर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, अल्टरनेटिव करंट क्या होती है? ये RN है, अल्टरनेटिव करंट।
एसी करंट जिसमें प्रवाह के दौरान समय के सापेक्ष उसकी दिशा और आयाम बदलते रहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं। इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है। फिर डीसी की बात करें, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? वो करंट जिसमें पूरे समय एक ही दिशा में रहती है उसे दिशा धारा डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं और इसको दो भागों में बांटा सकते हैं। प्योर डीसी जब अपना आयाम नहीं बदलती है, पल्सेटिंग डीसी इसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। चालक की बात करें, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सिल्वर आदि हैं। कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं कुचालक कहलाते हैं, जैसे पेपर, लकड़ी, रबड़ आदि। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जो विद्युत गुणों के आधार पर चालक और कुचालक के बीच का स्थान रखते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। सामान्य अवस्था में यह कुचालक का काम करते हैं और इसमें दो तरीकों से विद्युत प्रवाह कराया जाता है, अधिक तापमान पर और कुछ विशिष्ट अशुद्धि मिला करके। फ्यूज की बात करें, जब किसी भी विद्युत परिपथ का सबसे कमज़ोर भाग है, जो फ्यूज होता है यह किसी भी विद्युत परिपथ का सबसे कमज़ोर भाग है जो परिपथ में एक निश्चित मान से अधिक करंट बढ़ने पर स्वयं पिघल करके सर्किट को ओपन करके करंट का बहना बंद कर देता है, फ्यूज कहलाता है। यह सर्किट में करंट के बढ़ने से होने वाले नुकसान से सर्किट को बचाता है। तार या स्ट्रिप के रूप में टिन, जिंक, सिल्वर, कॉपर आदि का बना होता है। इसे सर्किट में पॉजिटिव साइड में लगाया जाता है। रिले की बात करें, यह एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण है जो कि किसी पूर्व निर्धारित अवस्था जैसे प्रेशर, वैक्यूम, करंट, वोल्टेज के मिलने पर एनर्जाइज या डी एनर्जाइज होकर के सर्किट में लगे सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज होने की निर्देश देती है। फिर हम बात करें ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन या किसी किया जाए तो उसमें बहने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है। वी वोल्टेज है, आई करंट है और आर हमारा रेजिस्टेंस है। सीरीज सर्किट की बात करें, एक से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर एक चेन के रूप में जोड़ा जाए, जैसे करंट के बहने के लिए केवल एक ही रास्ता बने, ऐसे सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसे R1, R2, R3, R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाए तो ऐसे सर्किट का कुल मान R की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। एक से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरे एक एक अलग अलग कॉमन पॉइंट पर जोड़े जाएं, ऐसे सर्किट को पैरेलल सर्किट कहते हैं। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से जोड़ते हैं। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। सीरीज पैरेलल सर्किट, जब किसी सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों प्रकार के संयोजन होते हैं उन्हें सीरीज पैरेलल सर्किट कहते हैं। जैसे कि R1 है, ये R2 और R3 यहाँ पर पैरेलल में है, तो R2 R3 कैसे लिखेंगे 1/R2 प्लस 1/R3 और इसको ये किसके पैरेलल में है, ये R1 के सीरीज में, तो R1 यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई की बात करें, सिंगल फेज सप्लाई में केवल दो तार एक फेज के लिए और दूसरा न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सर्किट के वोल्टेज और करंट फेज डिफरेंस फाई एंगल होता है तो पावर होती है VI cos फाई। थ्री फेज सप्लाई में तीन अलग अलग फेज के लिए अलग अलग तारें, जबकि तीनों में फ्रीक्वेंसी और करंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर सेम रहता है, तो तीनों फेजों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। जैसे VL लाइन वोल्टेज है 440 वोल्ट है, तब फेज वोल्टेज क्या होगा, तो VL हमारा लाइन वोल्टेज है तो फेज वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा VPH 440/√3 यानी 250 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट फेज वोल्टेज हमारा होगा। यानी लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज निकालने के लिए हम लाइन वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 इंटू लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ट्रांसफार्मर की बात करें, यह एक स्थितिक विद्युत मशीन है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति को समान शक्ति या समान आवृत्ति रखते हुए केवल वोल्टेज में परिवर्तन करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित किया जाता है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक आयरन कोर लोहे कोर पर दो कुंडलियों को इस प्रकार लपेटा जाता है कि केवल चुंबकीय आधार पर एक दूसरे संबंध रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली कोई संबंध नहीं रहता है। जिस कॉइल को विद्युत सोर्स से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जबकि दूसरी ओर वह कॉइल जैसे लोड के साथ जोड़ा जाता है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रेरित वोल्टेज वाइंडिंग में लपेटे गए टर्न की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात N2/N1 इक्वल टू V2/V1, N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2 होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें,
जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी और पावर समान रखते हुए और करंट को घटाने के लिए किया जाता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जब ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को घटाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए, पावर और फ्रीक्वेंसी को समान रखते हुए किया जाता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से कम रहती है। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, यह केवल सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी के रूप में पूरी वाइंडिंग पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तथा इस वाइंडिंग को आवश्यकता के आधार पर कुछ टैपिंग में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार इन ट्रांसफार्मर का उपयोग वेरिएबल वोल्टेज लेने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में इंडक्शन इफेक्ट के कारण आयरन कोर में होने वाली हानियाँ हिस्टैसिस और एडी करंट लॉसेस के कारण गर्मी पैदा होती है, जिसके लिए उसका शीतलन करना, कूलिंग करना आवश्यक है। इसलिए अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बड़े टंक के रूप में बनाया जाता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। इनको ब्लोअर की मदद से हवा के द्वारा भी ठंडा किया जाता है। नो लोड वर्किंग और ऑन लोड वर्किंग की बात करते हैं। नो लोड वर्किंग और ऑन लोड वर्किंग में क्या है? नो लोड वर्किंग, जब सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट खुला हो तब ट्रांसफार्मर नो लोड कहलाता है। ऑन लोड वर्किंग, जब सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट किसी लोड या रिसीवर से जुड़ा रहता है तो ट्रांसफार्मर ऑन लोड कहलाता है। रेक्टिफायर की बात करें, वह डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। रेक्टिफायर में कुछ डायोड का उपयोग किया जाता है। एसी लोकोमोटिव में फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। स्मूथिंग रिएक्टर की बात करें, रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी सप्लाई को प्योर डीसी नहीं कहा जाता है क्योंकि रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी बनाता है लेकिन इसमें एसी पल्स विद्यमान रहते हैं, इसलिए शुद्ध डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए स्मूथिंग रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ इंडक्टिव कॉइल प्रेरण कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। फिर है फेज कनेक्शन, जैसे स्टार कनेक्शन है। यदि तीन वाइंडिंग को एक और के सिरों को एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ा जाए और बचे हुए तीनों सिरों को थ्री फेज सप्लाई जोड़ी जाए तो ऐसा संयोजन स्टार कनेक्शन कहलाता है। यदि कॉमन पॉइंट एन को अर्थ कर दिया जाए तो इस कनेक्शन को एक वायर जोड़ दिया जाए तो यह थ्री फेज 4 वायर सिस्टम कहलाएगा। जैसे ये 3 वायर हमने जोड़ दिए हैं और इस कॉमन पॉइंट को एक और वायर से जोड़ दिया तो ये बन गया 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो लाइन वोल्टेज, अब स्टार है, स्टार में क्या होता है, करंट हमारे सेम रहती है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट सेम रहती है लेकिन वोल्टेज होता है। तो फेज वोल्टेज है तो हम कह सकते हैं लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं वी फेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3। अब डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। यदि तीन वाइंडिंग को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक लूप की आकृति में जुड़ें और बनने वाले तीनों पॉइंट पर 3 फेज सप्लाई दिया जाए तो डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा। और इस सिस्टम को 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि ये डेल्टा बना दिया हमने, यहाँ पर सप्लाई दी, यहाँ पर सप्लाई दी, यहाँ पर सप्लाई दी, तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम हो गया ये। और इसमें ये बी बन रहा है इस तरीके से वोल्टेज, तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होगा और लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट होगी, इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बी फेज इक्वल टू वी एल है और हमारा आई फेज करंट है आई एल डिवाइड बाई √3 है। आई फेज करंट है आई एल डिवाइड बाई √3 है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल फेज और 3 फेज मोटर के बारे में। संरचना के आधार पर मोटर को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्टेटर और रोटर होता है, दो भाग होते हैं मोटर के। अब मोटर का वह भाग जो घूमता है यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है रोटर कहते हैं। स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग की जाती है जिसे सप्लाई से जोड़ा जाता है। 3 फेज में मोटर 3 फेज सप्लाई देने पर स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसके कारण बस रोटर में भी प्रेरण उत्पन्न होता है और रोटर घूमता है। सिंगल फेज सप्लाई में स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं मिलता है, इसलिए सिंगल फेज मोटर में सेल्फ स्टार्टर टॉर्क प्राप्त करने के लिए एक वाइंडिंग में सामान्यतः कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। अधिक शक्ति के लिए सिंगल फेज मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। एसी लोकोमोटिव में 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कुछ सिंबल्स की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर किस टाइप के सिंबल हैं। जैसे अर्थिंग का जो सिंबल है हमारा
अर्थिंग का सिंबल है, ये अर्थ ज़मीन की तरह दिख रहा है यहाँ पर। स्विच है, ये जॉइंट करने के लिए। फ्यूज है, इस तरीके से दिखेगा फ्यूज। और रेजिस्टेंस है, ये हमारा इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को दिखा सकते हैं। जनरेटर है, जी को दिखा करके इस तरीके से कर देंगे। मोटर है, एम को दिखा करके इस तरीके से कर देंगे। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वी को इस तरीके से कर देंगे। एमीटर है, ए को इस तरीके से कर देंगे। फॉल्ट है, फॉल्ट ज़मीन को इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके ज़मीन को दिखा देंगे, फॉल्ट हो जाएगा। लैंप है, लैंप को इस तरीके से क्रॉस दिखा करके लैंप बना देंगे। कॉइल है, इस तरीके से होगी। ट्रांसफार्मर है, ये दो वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से दिखाया जाएगा। थ्री फेज कॉन्ट्रैक्टर में इस तरीके की तीन चीज़ दिखा देंगे, ये थ्री फेज कॉन्ट्रैक्टर हो गया। डायोड हो गया ये NOI है। NOI होता है नॉर्मल ओपन इंटरलॉक, नॉर्मल ओपन इंटरलॉक, यानी ये ओपन है, यहाँ पर बंद नहीं है। फिर है NCI है, नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक, नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक। तो ये यहाँ पर टच है क्लोज आपस में, तो नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक हो गया। और ये बैटरी हो गई।